Evening aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing well and your preparation is going well. Today I am going to discuss theory class 5 and for the paper 2 and this is based on the liquid waste management topic. तो आज हम तरल अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर करेंगे. तो आप सब इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो जो है वो बहुत मेहनत से हमारी टीम आपके लिए बनाती है, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करती है. तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिए. ऐसे ही हम सुपर टेस्ट सीरीज के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो पीडीएफ के लिए कुछ स्टूडेंट जो है बार बार लिख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि कॉपीराइट की प्रोसेस चल रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. हम आपको सारे पीडीएफ एक साथ ही प्रोवाइड कर देंगे विद क्वेश्चन आंसर. तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो सुन रहे हैं और हमसे डाउट भी पुट कर रहे हैं थ्रू ईमेल एंड इंस्टाग्राम मैसेंजर. तो आप भी जो है अगर आप इजिली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को सुनिए, बिकॉज पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड नहीं किया जाएगा. एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो सुननी जरूरी है. तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो भी क्लासेस हम करा रहे हैं उसको साथ साथ कवर करते रहिए. उसको आप कलेक्ट मत करिए, इकट्ठा मत करिए आने वाले टाइम के लिए, ताकि एग्जाम के डेट अनाउंस होने के बाद बस आपको रिवीजन करना रहे और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे. तो आप इजीली थ्योरी क्लास के लिए भी और सुपर टेस्ट सीरीज के लिए भी वहां से रिवीजन कर सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को सुनिए और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वीडियो खत्म होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में ही पुट करिए. और बार बार पीडीएफ के लिए आप मैसेज मत करिए, कमेंट्स मत करिए, बिकॉज जो प्रोसेस का टाइम है वही टाइम लगेगा. आपके कमेंट करने से जल्दी प्रोसेस नहीं हो जाएगा. तो इट विल टेक टाइम, बट हम आपको एग्जाम डेट अनाउंस होने से पहले सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप जो है साथ साथ वहां से रिवीजन भी कर. स्टार्ट विद टुडेज थ्योरी क्लास फॉर द पेपर 2. तो आज हम डिटेल में पहले देख लेते हैं कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है. तो हम सॉलिड और लिक्विड, तरल और ठोस अपशिष्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको मैनेजमेंट करते हैं, बिकॉज हमें सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है. उसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है कम्युनिटी के लिए. तो मेन गोल जो होता है सैनिटेशन का वो यही है कि अगर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें और किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको प्रॉपर अटेंशन दे, जैसे कि इम्प्रूव करे हेल्थ को और जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हार्म ना हो और जो भी लिविंग कम्युनिटी है इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है उन सबको कोई भी नुकसान ना हो इन सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से. तो इसलिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. तो जितना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है उतना ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है. हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है वेस्ट मैनेजमेंट की और लिक्विड मैनेजमेंट की, क्योंकि वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड नहीं होता है और जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज होती हैं वहां पर वो अवेलेबल नहीं होती हैं, हाउस होल्ड लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी. तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि कैसे हम रूरल एरियाज के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की. तो रूरल एरियाज के अंदर एज कम्पेयर टू अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहां पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो प्रोवाइडेड नहीं होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया. जो शहरी इलाके हैं वहां पर इंडस्ट्री से जो वेस्ट वगैरह निकलता है उसकी वजह से लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो हमारा मेन पर्पस यही है कि अगर हम रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को मैनेज करें, सेफ्टी को हम बार बार वहां पर प्रोवाइड करें कि किस किस पर्पसेस के लिए सेफ्टी जरूरी है, जैसे कि कोई हैजर्डस वेस्ट है या बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं. तो अगर इन छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान दें रूरल एरियाज के अंदर तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. और मैक्सिमम एरिया इंडिया के अंदर रूरल एरियाज है, 70% मोर देन पॉपुलेशन इंडिया में रूरल एरिया है. तो हम इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लिक्विड वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं इसके लिए प्रोवाइडेड हैं. तो हमने देखा है कि जो वेस्ट होते हैं बहुत तरह के उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स चाहिए होती है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो और लिक्विड वेस्ट हो. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइडेड कर दी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं. तो इसके लिए कौन सी समराइज की गई है, मेन 4 प्रोसेसेस आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है. इसके लिए है रिडक्शन करना वेस्ट का, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, उसको रीयूज करना, रिसाइकल करना और उसकी रिकवरी करना. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन यूज इन द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट.
लेट्स सी कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर कैसे कैसे मेंशन किया गया था। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कब आया था और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को 2014 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसको मेन एम क्या था लॉन्च करने का कि जो भी एफर्ट्स हैं विद यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज से रिलेटेड उसको हमें इम्प्रूव करना है और उसको कंप्लीट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन के थ्रू सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया गया था। और इसका मेन एम था कि 2019 तक एज 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जो सेलिब्रेट होनी थी 2019 में, सभी रूरल एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जाए रिलेटेड विद क्लीनिनेस। तो ज्यादा से ज्यादा सफाई होनी चाहिए ग्रामीण एरियाज के अंदर थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जिससे कि ग्राम पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए। सब जगह वहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री एरियाज हो और क्लीन एरियाज और सैनिटाइज एरिया हो। मिशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, बोटलनेक्स है, तो जो इससे कि ग्रामीण एरिया के अंदर प्रोग्रेस को, उन्नति को रोका जा रहा है, तो उन सबको हटाया जाए और फंडिंग प्रोवाइड की जाए थ्रू MG नरेगा एक्ट के थ्रू। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के अंदर जिनके यहाँ बाथरूम, लैट्रिन्स वगैरह नहीं है, तो वो सब वहां पर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मिशन से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री लिंक है। There are some main objective of the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरियाज। तो इस मिशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं, मुख्य उद्देश्य जो हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो भी स्वच्छता है उसको बढ़ावा देना है और खुले में शौच जो ओपन डेफिकेशन है उसको खत्म करना है सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और इस गुणवत्ता में सुधार लाना है ज्यादा से ज्यादा। 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाना था। तो इसका पहला मेन लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य, इसका उद्देश्य ये था कि जागरूकता प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है रिलेटेड विद द हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि स्वच्छता प्रथाओं को और जो भी इसकी प्रैक्टिसेस है उसको कैसे फॉलो करना है। टेक्नोलॉजीज इससे रिलेटेड है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, उसमें ज्यादा खर्चा ना लगे और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो इकोलॉजिकली सेफ हो, जिसको इन्वायरमेंट से कोई भी ज्यादा हार्म ना पहुंचे। इसका मेन लक्ष्य ये था कि कम्युनिटी लेवल पे सैनिटेशन को मैनेज किया जाए, सैनिटेशन जो सिस्टम है उन पर फोकस किया जाए कि कैसे साइंटिफिक तरीके से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा क्लीनिनेस प्रोवाइड हो, स्वच्छता प्रोवाइड हो, सामुदायिक प्रबंधित जो स्वच्छता प्रणाली है उसको विकसित कैसे कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो मेन एम है वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है इस प्रोग्राम के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि क्लीन विलेजेस को क्रिएट करना है, कि साफ सुथरे ग्रामीण एरियाज जो है उनको कैसे हम डेवलप कर सके इस मिशन के थ्रू। तो इसमें ये जरूरी है कि जो एसेंशियल IEC की इंटरवेंशन है उस पर फोकस किया जाए विच इज रिलेटेड विद द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको मेन एम ये था कि यहाँ पर क्रिएट किए जाए कि जो भी एक्टिविटीज हैं रिलेटेड विद दिस मिशन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉपुलेशन के अंदर जो भी अवेयरनेस है वो जनरेट की जाए और ऐसे सिस्टम्स यहाँ पर सेटअप किए जाएं जिससे कि साइंटिफिक डिस्पोजल किया जा सके वेस्ट का। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी और ग्राम पंचायत है उनको सबको मिलके काम करना है, उनको मोटिवेट किया गया था कि वो आगे आए और जो भी सिस्टम से रिलेटेड डिमांड है उसको फॉलो करें हर एक गांव के अंदर, ताकि हर एक गांव में इससे रिलेटेड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से रिलेटेड सारी टेक्निक को फॉलो किया जा सके। सो अंडर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिसाइड किया गया था स्टेट्स के द्वारा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है जो कि सुटेबल हो इन एरियाज के अंदर, और जो टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई की गई थी कमेटीज के द्वारा टेक्नोलॉजीज उसको ही यहाँ पर कंसीडर किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन किया गया था उसका। तो हमने पूरा डिटेल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तो पढ़ लिया है, तो उसको आप रिवाइज कर लेना कि कलेक्शन करना है वेस्ट का, सेग्रीगेशन करना है, सेफ डिस्पोजल करना है जो भी हाउस होल्ड गार्बेज है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जैसे कि हाउस होल्ड कंपोजिटिंग वगैरह, बायोगैस प्लांट हो गए, इन सबको यहाँ पर एरियाज में परमिट करना पड़ेगा। हम डिटेल में देखते हैं कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं। तो स्टेट जो है वो सुटेबल टेक्नोलॉजीज को पहले आइडेंटिफाई करती है, राज्य उसको उपयुक्त प्रौद्योगिकाएं जो है उनकी पहचान करते हैं, और जो भी मेथड्स रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से उसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट।
और ये फोकस करते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज हो उस वेस्ट का जो एग्रीकल्चर पर्पसेस से जनरेट हो रहा है, और लीस्ट ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। तो कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो वेस्ट है उसको यूज़ किया जाए, रीयूज़ किया जाए, ताकि उसका डिस्पोजल हमें कम करना पड़े और इन्वायरमेंट को भी और हेल्थ के ऊपर भी इससे कम से कम इफेक्ट पड़े। तो कलेक्शन करने के लिए वेस्ट वाटर की लो कॉस्ट ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है टेक्नोलॉजीज अप्लाई की जाती है, जैसे कि स्मॉल बोर सिस्टम्स होते हैं, सोकेज पिट बनाए जाते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत है उन्होंने भी टारगेट किया था कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कवर किया जाए, फॉलो किया जाए, उनको इम्प्लीमेंटेशन मतलब उनको लागू किया जाए। तो जो भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक ग्राम पंचायत को ये बोला गया था कि वो एनुअल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाए इससे रिलेटेड और स्टेट को जो है इसकी डिटेल दे। तो एनुअल डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो अप्रूव किया जाता है स्टेट के द्वारा, और स्टेट लेवल स्कीम जो होती है सैंक्शनिंग कमेटी इसको अप्रूव करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एनुअल डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है उसको कौन अप्रूव करता है। अब हम डिटेल में देखेंगे टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या हैं फॉर द लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो देयर आर रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो वेस्ट वाटर के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स पे उसको फॉलो किया जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। तो इन्वायरमेंट के ऊपर उससे कोई हार्म ना पहुंचे, पर्यावरण प्रदूषण ना हो कोई भी, और इकोनॉमिकली मतलब कम से कम खर्चे पे वो टेक्नोलॉजी फॉलो हो जाए, और सोशली मतलब कम्युनिटी लेवल पे उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सारी सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी सेलेक्ट हो जाती है और वो सोशली एक्सेप्टेबल होती है, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है, तो उसको आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस जो होती है उस एस्पेक्ट की, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेसिस प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ टेक्निकल या फाइनेंशियल इनपुट्स कितनी है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो है दीज आर डिपेंड ऑन द सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स, लाइक कि सस्टेनेबल ऑपरेशन मोड में है कि नहीं है। देखेंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी तकनीक का चयन करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ, कि स्वास्थ्य के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से। लाइक देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन द ऑप्शंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड द डिफरेंस इन द एमिशन इनटू द एयर। मान लो वो टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लिक्विड वेस्ट के लिए, तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर उसका कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं होना चाहिए। और जो भी गैसेस एमिट हो रही हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर या पानी के अंदर, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का। तो इसमें जो यूज ऑफ एनर्जी है और नेचुरल रिसोर्सेज है, ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए कोई भी हार्मफुल ना हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था को जो है ध्यान में रखकर ही सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए कि एनुअल लेवल पे जो है ये टेक्नोलॉजी फॉलो की जा रही है, और इसमें जो कॉस्ट है, जो इसमें खर्चा है, वो कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का लोगों को मिल पाए और कम्युनिटी को भी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है सोशो कल्चरल एस्पेक्ट। तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू उससे रिलेटेड क्या है। तो जो करंट या लोकल कल्चरल कंटेक्स्ट है या जो भी इंस्टीट्यूशनल वायबिलिटी है, संस्थागत व्यवहार्यता है, उसको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टेक्निकल फंक्शन। तकनीकी कार्य क्या है उससे रिलेटेड। तो जो भी उस टेक्निक के फंक्शन हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी फॉलो कर दी और उसके बाद उससे रिलेटेड जो सिस्टम है उसमें कोई मेंटेनेंस ना हो, कोई इंप्रूवमेंट ना हो, मान लो उसमें रिपेयर वगैरह ना हो। तो उसमें जो रोबस्टनेस है उसके अगेंस्ट जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसको फॉलो करके टेक्नोलॉजी को चयन करना चाहिए। जैसे कि वो टेक्नोलॉजी मान लो फेलियर का उसका रिस्क ना वो मतलब वो खराब ना हो जाए, फेल ना हो जाए, या फिर उसके जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और वो संरचनात्मक स्थिरता में बनी रहे। तो ये चयन करने के लिए ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैपेसिटी, कि उस टेक्नोलॉजी की क्षमता कितनी है। तो उसकी लोकल कैपेसिटी जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल टर्म्स के बेसिस पे वो फॉलो करना जरूरी है चयन करने से पहले टेक्नोलॉजी का।
फ्रेंड्स, आप मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो हमें टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करने के लिए जरूरी है, वो कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर जनरेशन और उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे की जाती है, कि जो वेस्ट वाटर जनरेशन है उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज है और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हम ध्यान से देखते हैं सबसे पहले कि जो वेस्ट वाटर है वो बहुत सारी हाउस होल्ड जो घरेलू एक्टिविटीज हैं उससे जनरेट होता है और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर को क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है बाथिंग वगैरह से या किचन से या फिर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटी से एक्सेप्ट टॉयलेट, तो इसको टॉयलेट को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रे वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, टर्म बहुत एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर में जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है टॉयलेट्स वगैरह से, दिस कम अंडर द ब्लैक वाटर कैटेगरी। नेक्स्ट इज कंबाइंड वेस्ट वाटर। तो इसके अंदर जो भी मिक्स एफ्लुएंट्स होते हैं ग्रे वाटर की ट्रीटमेंट के बाद या सेप्टिक टैंक में जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है ब्लैक वाटर का और ग्रे वाटर का, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वेस्ट वाटर का वो इस कैटेगरी के अंडर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है सीवेज। तो सीवेज के अंदर भी कॉम्बिनेशन होता है ग्रे और ब्लैक वाटर जनरेट जो होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड, लेकिन इसमें एब्सेंस भी हो सकती है सेप्टिक टैंक की या प्रेजेंस भी हो सकती है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। अभी हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, जो टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर पढ़े हैं, तो इनका फंक्शन जो होता है विद द लेवल ऑफ वाटर सप्लाई और पर कैपिटा पोल्यूशन लोड के बेसिस पे, तो वो फंक्शन हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि जो लेवल ऑफ वाटर सप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स कितना है उसके अंदर। तो जो अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सेटलमेंट होना वेस्ट का या डीकम्पोजिशन होना, जो भी ड्रेन्स वगैरह के अंदर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है सीवर के अंदर, वो वार्म कंडीशंस वेदर कंडीशंस के अंदर उसको कैसे सेटलमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले पार्शली ट्रीट किया जाता है सीवेज को सेप्टिक टैंक्स वगैरह में से, और लाइफस्टाइल और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि लोग जो हैं वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट को। तो जो बेस्ट है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे किया जाता है, इसमें कंडक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग की जाती है सबसे पहले, और फिर एनालाइज किया जाता है कि कैसे डिफरेंट वेरियस क्वालिटी पैरामीटर्स हैं विद द ड्रेन। तो जो सीवेज वगैरह में से ड्रेन जो निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, तो उसको कैसे कैसे एनालाइज किया जाता है कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जो सैंपल्स होते हैं वो एनालाइज बेसिस पे होने चाहिए, उसके पैरामीटर्स हैं जैसे कि उसकी बायोलॉजिकल डिमांड क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, या फिर उसकी कार्बन ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उसकी टोटल कोलिफॉर्म्स कितने हैं, फिकल कोलिफॉर्म्स कितने हैं उसके अंदर। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए सैंपल्स को एनालाइज करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं रूरल एरियाज के अंदर। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो ये सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑप्शन 1 है वो सैनिटेशन सिस्टम्स है, जिसमें सोक पिट का यूज किया जाता है, ट्विन पिट लैट्रिन्स का यूज किया जाता है। तो इसमें सैंडी सॉइल और डीप ग्राउंड वाटर, टेबल पाइप या वाटर सप्लाई, तो ये सारी स्पार्स पॉपुलेशन इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड से जो वेस्ट होता है जैसे कि ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर निकल रहा है, तो ग्रे वाटर को हम सोकेज पिट में इसका वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और ब्लैक वाटर का हम ट्विन पिट लैट्रिन्स के द्वारा इसको मैनेजमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हम क्या कर सकते हैं कि जो सैनिटेशन सिस्टम है उसके अंदर हम सोक पिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि सैंडी सोइल वगैरह जो है डीप ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर वो सब बनाया जाता है इसके अंदर सोक पिट के अंदर, और जो पाइप वाटर सप्लाई होती है स्पार्स पॉपुलेशन की इसके अंदर। तो जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो कंबाइंड ब्लैक और ग्रे वाटर सीवेज वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसका हम क्या करते हैं सेप्टिक टैंक्स के अंदर उसको पोर कर लेते हैं और सोकेज पिट बनाते हैं। ऑप्शन 3 सेफ ऑन साइट सैनिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हाउस होल्ड से कंबाइंड ब्लैक या ग्रे वाटर सीवेज रिलीज होता है तो उसको हम एडवांस ऑन साइट सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कवर्ड सरफेस ड्रेन बना के जो कवर्ड एरियाज होते हैं उसके अंदर उस ड्रेन्स को हम वहां पर मैनेज करते हैं। ये एग्रीकल्चरल या नॉन पोर्टेबल रीयूज किया जाता है उस वेस्ट वाटर का बाद में। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया सेफ ऑन साइट सैनिटेशन जिसको कहते हैं। आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है ट्रीटमेंट के लिए कितनी मेंटेन करनी होती है। पैरामीटर ग्रे वाटर के केस में, ब्लैक वाटर सेप्टिक टैंक के लिए या फिर सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट्स के लिए या मिक्स वाटर के लिए। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 100 से 300 होनी चाहिए ग्रे वाटर के लिए, ब्लैक वाटर के लिए 600 से 1000 और सेप्टिक टैंक के लिए 300 to 600 होनी चाहिए, और मिक्स वाटर के लिए 150 to 400 और सीवेज के लिए 250 से 400।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 200 से 500 होनी चाहिए ग्रे वाटर के केस में, ब्लैक वाटर में 1000 से 2000 और जो सीवेज है उसमें 500 से 800 होनी चाहिए। तो जो फीकल कोलिफॉर्म्स होते हैं वो 10 स्क्वायर से 10 क्यूब तक होने चाहिए और सीवेज के केस में 10.5 से 10.7 तक होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑप्शन 4 जो है वो सैनिटेशन सिस्टम यूजिंग द सोक पिट एंड कवर्ड सरफेस ड्रेन। तो जो हाउस होल्ड से ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर रिलीज होता है, जो ग्रे वाटर होता है उसको तो कवर्ड सरफेस ड्रेन से ट्रीट करते हैं और जो ब्लैक वाटर होता है उसको सेप्टिक टैंक के द्वारा ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उसका सोकेज पिट बनाया जाता है और जो स्मॉल एसटीपी होता है कवर्ड सरफेस ड्रेन से जो निकलता है उसको एग्रीकल्चरल रीयूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 5 है सैनिटेशन सिस्टम यूजिंग द कवर्ड सरफेस ड्रेन। तो हाउस होल्ड से जो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर निकल रहा है, ग्रे वाटर को कवर्ड सरफेस ड्रेन में ट्रीट किया जाता है और ब्लैक वाटर को सेप्टिक टैंक और एडवांस ऑन साइट ट्रीट किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी स्मॉल एसटीपी होता है उसको एग्रीकल्चर रीयूज के लिए दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑन साइट जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या जरूरी है वो हम डिटेल में देख लेते हैं कि जो ऑन साइट हम कलेक्शन करते हैं वेस्ट वाटर की, उसके अंदर कलेक्शन करना जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें जो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होता है वो सोकेज पिट के लिए होता है ग्रे वाटर के केस में और ट्विन पिट लैट्रिन जो होती है वो ब्लैक वाटर के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे कोई रीयूज का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होता। हाउस होल्ड से जो ग्रे वाटर निकलता है उसको कवर्ड सरफेस ड्रेन्स में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बाद वो स्मॉल एसटीपी मतलब स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसको ट्रीटमेंट देते हैं और बाद में उसको एग्रीकल्चरल रीयूज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के रूरल एरियाज में जो मैंने आपको बताए हैं। ऑन साइट के लिए कलेक्शन की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट या डिस्पोजल के लिए सोकेज पिट बनाते हैं ग्रे वाटर के लिए और ट्विन पिट लैट्रिन्स बनाई जाती हैं ब्लैक वाटर के लिए। तो यहाँ पे रीयूज ऑप्शन नहीं रहता है। ऑन साइट के लिए भी कलेक्शन की जरूरत नहीं है और ऑन साइट एडवांस के केस में भी वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी रीयूज ऑप्शन जो है वो ऑन साइट ट्रीटमेंट में नहीं रहते हैं। अगर एडवांस लेवल पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बाद में उसको हम एग्रीकल्चर वगैरह के लिए वेस्ट वाटर से जो ट्रीटमेंट के बाद निकलता है उसको हम यूज कर सकते हैं। मिक्स वाटर के केस में क्या होता है कि जो कवर्ड सरफेस ड्रेन्स होते हैं ग्रे वाटर के लिए वो यूज करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है डिसेंट्रलाइज सेप्टेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू फॉर द ग्रे वाटर और सेप्टिंग टैंक प्रोसेस किया जाता है या सोकेज पिट बनाए जाते हैं फॉर ब्लैक वाटर। तो इसको बाद में ग्रे वाटर को हम एग्रीकल्चर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज डिसेंट्रलाइज नॉन सीवियर। तो इसमें जो कलेक्शन सिस्टम होता है वो कवर्ड सरफेस ड्रेन्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सेप्टिक टैंक जो होते हैं ब्लैक वाटर ट्रीटमेंट के लिए ग्रे वाटर के लिए, साथ ही साथ जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं सेप्टिक टैंक से उनको डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करते हैं। तो यहाँ पर रीयूज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ट्रीटेड कंबाइंड वेस्ट वाटर को हम एग्रीकल्चर के लिए रीयूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वन बेनिफिट फॉर डिसेंट्रलाइज नॉन सीवियर के केस में रीयूज हो सकता है, मिक्स्ड के केस में यूज हो सकता है या ऑन साइट अगर आप एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस केस में भी रीयूज कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स आप एक चीज बताइए, अगर आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एग्जाम देने जाएं और वहां पर आपकी कोई कॉपी करके टॉप कर जाए और आप सिर्फ जस्ट पास हो तो आपको कैसा लगेगा? आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए पीडीएफ के लिए। हम कॉपीराइट के बाद आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और जो भी हमारे चैनल से कॉपी कर रहे हैं हूबहू जो मैम लिखते हैं अपने चैनल के पीछे वो अभी भी ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल से सारा डाटा कॉपी कर रहे हैं। तो उनको हम ये बता देते हैं, वो वीडियो को तो जरूर सुन रहे होंगे हमारी, कि हमारा कॉपीराइट प्रोसेस होने के बाद जल्द से जल्द हमारी टीम आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेगी अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे। तो अच्छा यही है कि आप अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत से लोगों को पढ़ाइए और वर्ड टू वर्ड और हमारे डाटा को कॉपी करना बंद करिए। कौन से ऑप्शन में जो है कंबाइंड वाटर वेस्ट वाटर के लिए आपको कलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है? तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको ये ऑप्शन समझाए हैं सारे डिटेल में, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर सिस्टम कलेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर जो भी वेस्ट वाटर से रिलेटेड क्वालिटीज हैं, जैसे जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह उसको रिमूव करना जरूरी है। जैसे कि ग्रे वाटर हो गया, कंबाइंड ग्रे वाटर होते हैं या जो सेप्टिक टैंक्स के एफ्लुएंट्स होते हैं, सीवेज वगैरह होता है, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है कि उसका वेस्ट वाटर वहां से रिलीज किया जाए
ताकि वो इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए कोई भी हार्मफुल चीज़ ना प्रोसीड कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसको ट्रीट करेंगे वेस्ट वाटर को, तो उतनी कम डिजीजेस फैलेंगी और हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों ही सेफ रहेंगे। तो जो पुअरली ड्रेन वेस्ट वाटर होता है या स्टॉर्म वाटर होते हैं, वो स्टैग्नेंट पुल बना लेते हैं, मतलब वो एक जगह ठहर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटो या फ्लाई जो है वो ब्रीडिंग करते हैं, जिस वजह से ये डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज स्प्रेड होती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया वगैरह हो गया। तो इसको हमें बचाने के लिए जो कलेक्शन सिस्टम है वाटर वेस्ट सिस्टम की, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम बनाने चाहिए कि वेस्ट वाटर को कैसे कलेक्ट करना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। देर आर 3 डिफरेंट कॉमन टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम ऑफ वेस्ट बास्केट। तो 3 कचरे की टोकरी के 3 सामान्य प्रकार हैं जिसकी संग्रह प्रणालियां होती हैं। सबसे पहले है कवर्ड सरफेस ड्रेन, दूसरा है स्मॉल बोर सीवर्स, थर्ड इज कन्वेंशनल सीवर्स। तो ढके हुई सतह की नालियां, छोटे बोर सीवर बनाकर या फिर पारंपरिक सीवर बनाकर हम कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं फॉर द वेस्ट वाटर। तो पहला जो है हम डिटेल में देखते हैं, कवर्ड सरफेस ड्रेन क्या होता है। रूरल एरियाज के अंदर जो पर कैपिटा वाटर सप्लाई है वो बहुत कम है, इसलिए जो वेस्ट वाटर की कलेक्शन है वो बहुत लो लेवल पर है टू मेक द कन्वेंशनल सीवर सिस्टम इफेक्टिव। तो इसीलिए कवर्ड सरफेस ड्रेन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सस्ता और चीपेस्ट सिस्टम है कलेक्शन करने के लिए वेस्ट वाटर का। और इसमें डिस्पोजल भी कर सकते हैं हम ग्रे वाटर का भी, और ग्रे वाटर प्लस सेप्टिक टैंक के जो एफ्लुएंट्स वगैरह होते हैं उनका भी। तो इसमें जो चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कवर सरफेस ड्रेन कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक टिपिकल चैनल होता है जिसमें बोथ ड्राई वेदर और वेस्ट वाटर फ्लो करता है और स्टॉर्म वाटर भी फ्लो करता है। तो उसको हम हाफ राउंडेड सेंट्रल चैनल बना लेते हैं कि जो ड्राई वेदर के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर से फ्लो कर सके। तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उस वेस्ट वाटर की, वो ऊपर या तो सेटल हो जाए या फिर वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाए। तो इस तरह से वो सिस्टम तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं कवर्ड सरफेस ड्रेन। मेन उद्देश्य क्या है कवर्ड सरफेस या स्टॉर्म वाटर ड्रेन का। तो इसमें जो वेस्ट वाटर है उसको रिमूव करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, या रेन वाटर जो होता है हाउस होल्ड में जो भर जाता है उसको रिमूव करना, या फिर प्रेमिसेस वगैरह जो खुली जगह है वहां पर अगर वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कवर्ड सरफेस स्टॉर्म वाटर ड्रेन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रे वाटर है उसको रिमूव किया जाता है, या सेप्टिक वाटर एफ्लुएंट्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो ये जो रिमूवल होता है स्टॉर्म वाटर का, इसमें क्या हो जाता है, ये रन ऑफ ये बहकर आ जाता है लैंड एरियाज के अंदर या हाउसेस से ये निकलकर रेनफॉल के द्वारा उसके पानी में मिलके, रेनफॉल वाटर के पानी में मिलके ये रिलीज हो जाता है। तो इसके लिए जो है कवर्ड सरफेस ड्रेन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि इसका जो रिमूवल है और स्टॉर्म वाटर का जो रिमूवल है उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड सेक्शन होते हैं कवर्ड सरफेस एरिया के, वो मैंने आपको बताया अभी कि क्लोज सिस्टम बनाना पड़ता है, कवर्ड सरफेस बनाना पड़ता है, जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताई हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए और इम्पोर्टेंट है कि इसका डिजाइन कंसंट्रेशन को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो हम डिटेल में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसंट्रेशन इस सिस्टम के लिए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हाउस का लेवल है वो रोड सरफेस लेवल से ऊपर होना चाहिए हमेशा। तो जो स्मॉल बोर सीवर होते हैं वो लेवल नीचे होना चाहिए, उनका जो भी इंटरसेप्टर टैंक्स बनाते हैं वो हाउस लेवल से नीचे होना चाहिए। तो हाउस के साथ जो उसका कनेक्शन है वो नीचे की तरफ उसके लेवल से कम होना चाहिए। तो जो एब्सेंस ऑफ रेनफॉल डाटा या ड्रेनेज स्कीम्स वगैरह होती हैं उसको नॉर्मली हम डिजाइन करते हैं 1 साल के लिए, उससे कम के लिए। तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है उसको पहले देखते हैं कि कितनी रेंज में बारिश हो रही है उस एरिया के अंदर। 50 से 100 मिलीमीटर में पर हाउस में वो एज्यूम करते हैं कि इतना हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ये इंटरसेप्टर टैंक जो है ये स्मॉल बोर सीवर बनाया जाता है। तो जो बोथ ओपन या कवर ड्रेन्स होते हैं इनकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि इनको कैसे हमें समस्या जो इनसे पैदा होती है उसको हम कैसे निपटान करें, कैसे उसका सुधार करें। तो जो इसकी टोटल लेंथ होती है उसको कम करना चाहिए। जो कवर ड्रेन होते हैं वो शुड नॉट बी स्मॉलर देन अबाउट 500 मिलीमीटर इन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो जो इनका वर्गाकार क्रॉस सेक्शन है वो ढकी हुई नालियों का लगभग 500 मिलीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आइडल इसका साइज है जिसको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो ये फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वेस्ट वाटर कलेक्शन के लिए, और ये हर एक विलेज एरियाज के अंदर रीजनेबल कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे, खर्चे पे इसको हम लागू कर सकते हैं।
और इसमें जो क्लॉगिंग होती है या रेगुलर क्लीनिंग सर्विस देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये रोक सकते हैं सिस्टम के थ्रू। और जो इसमें रिमूवल ऑफ स्लज वगैरह होती है उसको नेसेसरली ऐसे ही हम क्लीन कर रख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ओपन चैनल होते हैं जैसे नालाज वगैरह होते हैं उसको अपग्रेड किया जाता है विद द यूज ऑफ दिस सिलेक्शन सिस्टम। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले मुझे बताइए कितने डिफरेंट कॉमन टाइप्स होते हैं कलेक्शन सिस्टम के वेस्ट वाटर के। सेकेंड सिलेक्शन सिस्टम जो है वो है स्मॉल बोर सीवर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो ये ग्रे वाटर या सरफेस ड्रेन वगैरह होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है विद दिस चीपेस्ट ऑप्शन। तो ये भी सस्ता ऑप्शन है वाटर कलेक्शन का। इसके अंदर क्या होता है कि हाउस कनेक्शन बेस्ड होता है ये, या इंटरसेप्टेड टैंक्स वगैरह का यूज करते हैं इसमें, या फिर सीवर वगैरह बनाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें क्लीन आउट मैनहोल भी यूज किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हो गया ग्रे वाटर सरफेस ड्रेन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या ब्लैक वाटर या मिक्स्ड या ग्रे वाटर या स्मॉल बोर या स्वेलो जो सीवर वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये कलेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। तो जो स्मॉल बोर सीवर सिस्टम होता है इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर का ऑफ साइड ट्रीटमेंट करते हैं उसका और डिस्पोजल करते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर जो ग्रिट ग्रीस या फ्लोटिंग मैनेजमेंट होती है मटेरियल्स की उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द वेस्ट वाटर फ्लो होता है जो इंटरसेप्टेड टैंक्स के थ्रू। तो जो इसके अंदर इंटरसेप्टेड टैंक्स होते हैं उनको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं हर एक हाउस होल्ड के अंदर या ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड के अंदर एज पर द साइट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट जो टाइप है वो है हाउस कनेक्शन। तो जो हाउस कनेक्शन है वो देना जरूरी है, उस पर एक इनलेट होना चाहिए इंटरसेप्टेड टैंक का कि जहां से हम उसको इंटरसेप्टेड टैंक को हाउस कलेक्शन एरिया से कनेक्ट कर सकें। तो दूसरा इसका जो मेथड है वो है इंटरसेप्टेड टैंक। तो इंटरसेप्टेड टैंक को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लिक्विड फ्लो को डिटेन कर सके, होल्ड करके रख सके फॉर 12 to 24 आवर्स के लिए, 12 से 24 घंटे तक। और टू रिमूव द बोथ जो भी फ्लोटिंग उसमें से लिक्विड है वेस्ट वाटर है वो रिलीज हो जाए स्ट्रीम वॉल्यूम से। तो उसके बाद उसकी स्टोरेज की जाती है जो भी सॉलिड वेस्ट होता है और पीरियोडिकली उसको रिमूव करते हैं धीरे धीरे करके थ्रू द एक्सेस पोर्ट। तो एक साथ से सारा वेस्ट वाटर ना रिलीज हो तो इस वजह से इंटरसेप्टेड टैंक बनाया जाता है। तो जो इंटरसेप्टेड टैंक का डिजाइन है वो कन्वेंशनल सेप्टिक टैंक से सिमिलर है, उसके केस में भी वहां पर इंटरसेप्टेड टैंक बनाया जाता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। थर्ड टाइप जो है इसका वो है सीवर। तो जो सीवर होते हैं इसके अंदर स्मॉल बोर पाइप्स बनाए जाते हैं जिनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए 100 मिलीमीटर। तो ये जो है ये ट्रेंच्ड एरिया बनाए जाते हैं ग्राउंड डेप्थ के अंदर, ठीक है, जो हाउस होल्ड से नीचे वाला एरिया होता है वहां पर बनाए जाते हैं और ये सफिशिएंट होते हैं कि इसके अंदर जो वेस्ट वाटर है वो आकर सेटल हो जाए फ्रॉम द कनेक्शन बाय द ग्रेविटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इस मेथड के जो स्मॉल बोर सिस्टम है इसके क्या फायदे हो सकते हैं आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहला तो है कि इसमें जो रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, पर कैपिटा जो वेस्ट वाटर जनरेशन है वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्टर टैंक के थ्रू उसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका यह है कि इसमें जो एक्सकेवेशन कॉस्ट है वो भी कम लगेगी बिकॉज जो सॉलिड रिमूव होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीवर वगैरह के अंदर। उसको ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि मिनिमम डेप्थ के अंदर उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी उसकी चलती रहेगी वेस्ट की वहां पर। तो इसके लिए कॉस्ट भी जो है एक्सकेवेशन कॉस्ट वो भी कम हो जाएगी। तीसरा फायदा इसका क्या था, रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट इसमें लगेगी, मटेरियल कॉस्ट जो है इसकी ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सिंप्लीफाइड सीवर। तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है, बेस्ट और कंप्लीट ऑप्शन होता है जहां पर हम वेस्ट वाटर कलेक्शन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सीवेज सिस्टम के द्वारा। तो ये सिंप्लीफाइड जो सीवर सिस्टम होते हैं इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर है उसको कलेक्ट कर ले और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दे फ्रॉम द होम टू ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको घर से कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट तक डिस्पोजल पॉइंट तक ले जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जो कन्वेंशनल सीवरेज सिस्टम होते हैं उसमें हाई कॉस्ट सैनिटेशन सिस्टम होते हैं, उसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल सीवरेज सिस्टम होता है उसके अंदर हम सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू मैनुअल के थ्रू कम से कम कॉस्ट के अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं वेस्ट वाटर का। तो यहाँ पर जो है अब डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो कन्वेंशनल सिंप्लीफाइड सीवरेज सिस्टम होता है ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का रूरल एरियाज के अंदर।
बिकॉज यहाँ पर एडिक्वेट पाइप वाटर अवेलेबिलिटी होती है और फंड भी यहाँ पर कम से कम लगता है इसको कलेक्शन करने में। तो जो सिंप्लीफाइड सीवरेज सिस्टम होता है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो स्पेशल केयर ध्यान में रखना होता है कि जो क्लीनिंग एक्सेस है सिंप्लीफाइड सीवरेज सिस्टम की वो ज्यादा प्रोन, जहां पर ब्लॉकेज वगैरह होती है, पानी इकट्ठा होने का खतरा होता है, वहां पर ज्यादा यूज की जाती है, वहां से इसको कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन साइट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम भी यूज किया जाता है और सेप्टिक टैंक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोनों के अंदर क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं। जो ऑन साइट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाए, मोस्टली उसको डिस्पोज कर दें, एफ्लुएंट्स को जो उसके वेस्ट रिलीज हो रहे हैं उसको डिस्पोज किया जाए विद द सेम प्रॉपर्टी जो कि वेस्ट वाटर के साथ प्रोड्यूस हो रही है। तो जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं या सोकेज पिट होते हैं उनको कॉम्बिनेशन में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था पुरानी टेक्नोलॉजी में, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है ऑन साइट ट्रीटमेंट के। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं किसके पार्ट है, सेप्टिक टैंक और सोकेज पिट कॉम्बिनेशन में कौन से सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए सभी। तो जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, जो भी वेस्ट ग्राउंड वाटर में जाके रिलीज होता है, दिस इज रिलेटेड विद द पोल्यूशन इशू। तो इससे ज्यादा वेस्ट वाटर ग्राउंड वाटर में रिलीज होने के कारण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ऑन साइट सिस्टम की अप्लाई करना जरूरी है इन लास्ट 2 to 3 डिकेड्स। ये दो फायदे मैं कंक्लूजन में बता देती हूँ। जो कन्वेंशनल सिस्टम है कलेक्शन का सेप्टिक टैंक्स का, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें करते हैं हम वेस्ट वाटर का इंडिविजुअल हाउसेस से इकट्ठा किया जाता है और ये सूटेबल होता है फॉर हाई वाटर टेबल एरियाज के लिए भी, जहां पर ड्रेनेज फैसिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है एफ्लुएंट डिस्चार्ज के लिए। और साथ ही साथ जो सेप्टेज या स्लज कलेक्शन वगैरह होता है उसके लिए भी यहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो इसके ये फायदे होंगे। तो इसके नुकसान आप मुझे बताइएगा वीडियो सुनने के बाद कि इसका क्या नुकसान हो सकता है और कमेंट सेक्शन में सभी आंसर दीजिएगा। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जो सेफ रिमूवल होता है सेप्टेज का सेप्टिक टैंक से उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लैक ऑफ पॉलिसी है सेप्टेज के लिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए ओपन स्पेसेस में। तो कोई ज्यादा अच्छी पॉलिसीज इसके लिए प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अगर इसका ड्रेनेज जो है वो लो लैंड एरियाज के अंदर ड्रेनेज हो जाता है तो उसकी वजह से हेल्थ और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो लोअर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी है, अबाउट 30 से 60% जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसका रिमूवल होता है। और जो इसमें एसोसिएटेड कॉस्ट या स्पेस रिक्वायरमेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए या सोकेज पिट जो बनाना होता है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। और इसका थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनकी इनकैपेबिलिटी भी होती है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं हाइड्रोलिक शॉक लोड्स को। तो इस वजह से पीक फ्लो में डिस्टर्बेंस हो जाती है और सेटलिंग जोन्स के अंदर भी, और हाई सस्पेंडेड सॉलिड्स का एफ्लुएंट हो जाता है वेस्ट वाटर के अंदर। तो इसमें ट्रीटमेंट में ये सब इसके नुकसान है, इसको भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो एस्पिरेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए, अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिए। और मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता दी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी थ्योरी को सुनना जरूरी है। और जो प्रीवियस थ्योरी क्लासेस हैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 उसको भी साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, वो आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। और सुपर टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज करना है जो पेपर 1 की है और पेपर 2 की है। तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक साथ सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे तो आपका माइंड में जो है वो चीजें रिटेन नहीं हो पाएगी। तो रिटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको गैप देते हैं और होमवर्क देते हैं। तो पीडीएफ पे ज्यादा फोकस ना करते हुए वीडियो पे फोकस करिए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। ये मैं बता रही हूँ बिकॉज हमारी एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ आपको फॉर श्योर प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि हमने बताया है, तो उसके लिए आप वरी करना बंद करिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फॉर द एस्पायरेंट ड्रीम सर्विसेज के नाम से है। और सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है, वहां पर कंबाइंड प्लेलिस्ट है थ्योरी के लिए भी और टेस्ट सीरीज के लिए भी, ताकि आप थ्योरी क्लास सुनिए और उसके साथ साथ ही उसको टेस्ट को सोल्व करते रहिए। तो इसीलिए हमने एक जगह आपको कंबाइन दे दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियोस फाइंड आउट करने के लिए। फिर भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो आइकन है वहां पर और क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। और कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए, क्लियर करते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आप ऑफिसर बन पाएंगे और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। सो एस्पिरेंट्स मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।